डिम्पल जी ही इलाहाबाद की एक रैली में गई थी और वहाँ कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी कर दी थी और भरे स्टेज से उनको कहना पड़ा था कि मैं भैया से शिकायत करूंगी, और उसके बाद उन्होंने रैलियां करनी बंद कर दी। समाजवादी पार्टी इसलिए हारी है क्योंकि जो अपर कास्ट लोग हैं समाजवादी पार्टी में उनको अहमियत दी जाती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की कवरेज के लिए हम निकल चुके हैं और इस कड़ी में हम नोएडा में हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स हम आप तक लेकर आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंखुड़ी पाठक जी के साथ, जो कि कांग्रेस से मतलब नोएडा एरिया से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगी कि आखिर क्या इनका बैकग्राउंड रहा, कैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा, कितना टफ फाइट मानती हैं वो नोएडा की सीट को अपने लिए, और एक कांग्रेस का जो एक ओवरऑल आइडिया है ना कि 40% वेमेन को सीट देना ताकि वेमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे सके, इन सब के अराउंड मैं आपसे बड़े आराम से बात करूंगी। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है, आपके मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब की बिटिया कहते होंगे, 18 साल की उम्र में कैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जगा कि बिल्कुल कॉलेज पॉलिटिक्स में आप शायद पहले ही चुनाव जीत गई थी ना? देखिए, उस टाइम पे तो बड़ा लाइटली लिया था इस चीज़ को। जब हम लोग छोटे थे तो मूवीज़ वगैरह देखते थे जिसमें स्टूडेंट लीडर्स को देखते थे और छात्र संघ के चुनाव दिखाए जाते थे। तो बस एक इच्छा थी कि कॉलेज का जो यूनियन है उसका पार्ट बने और जो स्टूडेंट एक्टिविज़्म होता है उसमें पार्टिसिपेट करें। तो मैं जब कॉलेज गई, मैं हंसराज कॉलेज से पढ़ी हूँ और कहीं ना कहीं मेरे हमेशा से ही थोड़ा शौक इस तरह का स्कूल के टाइम से था। तो मुझे याद है मेरी मदर ने ये कहा था कि इसको गर्ल्स कॉलेज में डालो, क्योंकि अगर इसे कोएड में डालोगे ये नेतागिरी करेगी। तो कॉलेज में मैं गई, मैंने इनफैक्ट तब अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था कि मैं इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ, और मैं इलेक्शन में खड़ी हुई और इलेक्शन जीती फर्स्ट ईयर में ही अपने कॉलेज का। और बस वहीं से फिर एक पॉलिटिकल लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ, और बस देखते ही देखते तब भी नहीं सोचा था कि राजनीति फुल टाइम करेंगे, लेकिन बस फिर डेस्टिनी है कि यहाँ तक ले आई। ये जर्नी शुरू हुई, आज आप बहुत ऊंचे मुकाम पर हैं, मैं कहूँगी राजनीति में। कॉलेज के दोस्तों से अभी भी टच में है? अड्डा वड्डा जहाँ जमता था वहाँ अभी भी मुलाकात होती है? टच में तो हूँ, बातचीत होती रहती है, लेकिन मुझे लगता है लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो गया है। मतलब अपने जो साथ के मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, कोई कॉरपोरेट में है, कोई अब अब्रॉड चला गया है, और उन लोगों का जो लाइफस्टाइल है और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। और कई बार मुझे बड़े ताने भी सुनने पड़ते हैं कि तुम बस नेतागिरी करो, तुम्हारे पास दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं है। क्योंकि लाइफ इसी तरह की रही है कि जितना हम लोगों को टाइम पब्लिक सर्विस के लिए जो डिवोट करना पड़ता है, कई बार अपने लिए टाइम नहीं होता है, और वो एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से दोस्तों से, या सही बताऊं तो परिवार से भी उतना मिलना जुलना नहीं हो पाता जितना हम चाहते हैं। एक सवाल मैं ये करूँगी कि आप दिल्ली में ही पैदा हुई, दिल्ली में ही आपका दाखिला हुआ, आप पढ़ी। अभी भी कई छोटे शहरों से लड़कियां आती हैं दिल्ली में, उन्हें पढ़ने में मतलब दाखिला लेने में समस्या होती है या घर वालों को मनाने में ही दिक्कत होती है। ये आज भी ऐसी ही सिचुएशन है। तो आपको क्या लगता है कि ये समाज के कारण, मतलब समाज इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने देना चाहते माँ बाप, वो उनकी मेंटालिटी जिम्मेदार है? क्या पूरा सिनारियो है कि आज भी लड़कियां उस अनुपात में यहाँ आकर पढ़ने का सपना जो देखती भी हैं वो नहीं आ पाती? देखिए, जो हमारे समाज में जो परिस्थितियां हैं, जो महिलाओं के लिए आज भी कठिनाइयां हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो डर जो पेरेंट्स के मन में रहता है। मैं बहुत सारे, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में एक्सटेंसिवली काम किया है, मैं बहुत परिवारों से मिली और मैं देखती हूँ कि लोगों की बहुत इच्छा है कि बच्चियाँ पढ़ें और अच्छी जगह पे जाएं, लेकिन एक जो डर है कि हम इतना दूर भेजेंगे, वहाँ कौन देखेगा, और जो घटनाएं जिस तरह की हम लोगों के सामने अक्सर आती हैं महिला सुरक्षा को लेकर, वो एक डर पैदा करती हैं। तो मुझे लगता है कि एक लड़कियों के लिए बहुत बड़ा बड़ा जो बैरियर है वो सेफ्टी है, कि कोई कैसे अपने बच्चे को दूर भेज दे पढ़ने के लिए। हम लोग भी जब, मैं तो दिल्ली में ही रहती थी, लेकिन हम लोग भी अगर कॉलेज से शाम को लेट हो जाते थे तो पेरेंट्स को वो एक डर रहता था कि अभी तक घर नहीं आए, फ़ोन करेंगे। तो मुझे लगता है लड़कियों के लिए जो सबसे बड़ा बैरियर है एजुकेशन में या करियर में, दैट इज़ सेफ्टी। और उस पर जिस तरह से काम होना चाहिए वो काम नहीं होता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और हर कोई बात करता है कि हम महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम इतना पीछे हैं कि एक साधारण परिवार अगर जो दिल्ली से 200, 300, 500 किलोमीटर दूर है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपने बच्चे को और खासकर लड़की को इतना दूर भेजना पढ़ाई के लिए। 10 सालों में कुछ बदला? मतलब आपके टाइम पे भी लड़कियां
लड़कियां आती होंगी अभी भी। देखिए जो लड़कियां वो बंधन तोड़ के आ रही हैं वो तो पहले भी थी। मेरे टाइम पे क्या, मेरे पेरेंट्स के टाइम पे भी मेरी मदर खुद डॉक्टर हैं और उन्होंने मेडिकल कॉलेज जब वो गई तो बड़े कम उस टाइम पे लोग होते थे, लेकिन उनके जनरेशन में भी इनफैक्ट मेरी तो नानी भी जो हैं वो बंगाल से थी और वो पिलानी में आकर पढ़ी। और बहुत हमारे यहाँ तो इस तरह का इतिहास रहा है कि महिलाओं ने मोर्चा संभाला है और बंधन तोड़ के आगे बढ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि हर जनरेशन में ये महिलाएं रही हैं, लेकिन जो सोसाइटी और सबकी तरफ से एक जो पुश की जो ज़रूरत है कि और आगे आकर हम लोग एक सिक्योर एटमॉस्फेयर में अपने आप को फील करें, वो उसकी कमी आज भी है। आपने माँ का जिक्र किया, नानी का जिक्र किया, एक पर्सनल सवाल पर आऊंगी। पंडित जी की बिटिया ने कहा कि लव मैरिज करेंगे, घर वाले नाराज हो गए, कैसे मनाया फिर घर वालों को? देखिए हमारे मेरे जो पेरेंट्स हैं डॉक्टर्स हैं दोनों, और काफ़ी हद तक बहुत लिबरल प्रोग्रेसिव सोच रही। मैं सच बताऊं तो मैंने कभी जातिवाद या ब्राह्मण या पंडित ये सब शब्द जब तक मैं कॉलेज में नहीं गई तब तक नहीं सुने। जब मैं पहली बार कॉलेज में गई और हम लोग छात्र राजनीति में आए, लोग कहते थे अरे ब्राह्मण लड़की हो चुनाव लड़ लो, तब मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि मैं ब्राह्मण हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह की चर्चा नहीं थी। हमेशा पेरेंट्स ने यही सिखाया कि सब बराबर हैं, सबको रिस्पेक्ट करो, चाहे उनका स्टाफ होता था, चाहे कोई भी जो भी लोग घर में काम करने आते थे। तो इस तरह की सोच नहीं रही। लेकिन ज़रूर जब आई थिंक शादी की बात आती है तो वहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें, क्योंकि आपका समाज इन्वॉल्व होता है, आपके रिश्तेदार इन्वॉल्व होते हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा। लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं, मुझे लगता है उनका नेचर और उनका जो पर्सनालिटी है वो ऐसी है कि उनको देखते हुए पेरेंट्स ने मना नहीं करा। और मेरे घर वाले आज भी मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा उनको पसंद करते हैं, तो उसके चलते प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन थोड़ा रिश्तेदारों को और लोगों को समझाना पड़ा। और मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी है आज के ज़माने में कि ये जो सोच है इससे बाहर निकलना ज़रूरी है। और जो हमारी यंग जनरेशन है उनको हमें ये फ्रीडम देना पड़ेगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर्स को चूज़ करें। नहीं तो हम लोग देख रहे हैं सोसाइटी में जिस तरह का क्राइसिस आ रहा है, लोगों को उनकी इच्छा के हिसाब से मुझे लगता है आज़ादी मिलनी चाहिए अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने की। आपने एक बात कही कि आपके घर वाले प्रोग्रेसिव थे, आप दूसरी बात कह रही हैं कि लोगों को उनकी चॉइसेस के हिसाब से लाइफ पार्टनर चुनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। हम सब अग्री करते हैं आज भी, लेकिन हम गाँव से ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहाँ पे ऑनर किलिंग जैसे केसेस आते हैं, लड़कियों की सीधे हत्या कर दी जाती है इन बातों पे। आप एक महिला नेता के तौर पर, अभी तो प्रत्याशी हैं, अगर जीत गई तो आप महिला नेता बनेगी, कैसे, मतलब आप क्या प्लान है आपका, क्या विजन है कि इन प्रॉब्लम्स से टैकल करने का क्या सल्यूशन है, कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए गांव वालों को? देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो हम पर्सनल एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ में सेट कर रहे हैं, इसी के चलते एक बदलाव आएगा। आज हम लोग हैं जिस तरह से, मुझे लगता है कि मेरे या मेरे हस्बैंड के जो हम लोगों का केस है उसके बाद मेरे क्योंकि हस्बैंड की जो सोसाइटी है वो ज़्यादा कॉन्जर्वेटिव है, वहाँ से बहुत सारे लोगों की हिम्मत बढ़ी कि वो अपना डिसीजन ले। और बहुत सारे आज परिवार आते हैं मेरे पास जो बहुत कॉन्जर्वेटिव बैकग्राउंड से, और वो कहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा जहाँ चाहेगा हम शादी करने देंगे। तो वो एक एग्जाम्पल जिस तरह से हम लोगों ने सोसाइटी में सेट किया, मुझे लगता है जितना ज़्यादा इस तरह के एग्जाम्पल सेट होंगे लोगों की मानसिकता खुद से बदलेगी। और देखिए आज का जो समय है, कोई भी अपने गांव या अपने एक छोटे सर्कल तक लिमिटेड नहीं है। बच्चे सभी बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। आप बहुत लोगों के एस्पिरेशंस पे, उनकी इच्छाओं पे आप बंदिश नहीं लगा सकते हैं। और ये जो बदलाव है ये निश्चित है, इसका समय आ गया। और जो लोग इसको रोक रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन्हीं को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और बहुत दुख होता है आज भी जब हम देखते हैं कि ऑनर किलिंग और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि सरकार भी जो भी हो उसको प्रोग्रेसिव होना चाहिए, एक स्टैंड लेना चाहिए। और हमेशा जो विक्टिम है, जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, सरकार हमेशा उनके पक्ष में खड़ी होती दिखनी चाहिए, ताकि समाज में भी एक मैसेज जाए कि किसी के भी अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। एक मुद्दा है आपके कॉलेज से भी जुड़ा है, देश भर में भी बड़ी चर्चा होती है, गाय। हंसराज कॉलेज में एक अनुसंधान खोलने की बात हो रही है। कुछ कॉलेज वाले स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि हमारी हॉस्टल की ज़मीन को लेकर उस पर गौशाला बनाई जा रही है। इस सब मसले पर आपका क्या कहना है?
देखिए, हमारे यहाँ गाय को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है कि मुझे लगता है गाय भी परेशान होती होगी कि मैं कहाँ फंस गई। एक तरफ तो गाय के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, और आप अगर उत्तर प्रदेश में ही देखेंगे क्या हालात हैं। हर दिन गौशालाओं से ऐसी वीडियोस आती हैं दिल दहलाने वाली, जहाँ पे बिना खाने के, बिना पानी के लगातार वहाँ पे हम देखते हैं कि जो उनकी डेथ हो रही है। और अभी एक वीडियो आया था उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल साइड से, जहाँ पे बुलडोज़र से और ज़मीन खोद खोद के जो गाय के जो शव थे उनको ज़मीन के अंदर गाड़ा जा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये पूरा क्राइसिस जो है ये भाजपा के द्वारा क्रिएट किया गया है, और जो गाय पे राजनीति हुई है उससे गौ माता का भी नुकसान हुआ है और आम लोगों का भी नुकसान हुआ है। जो हम छुट्टा जानवरों की और ये सब समस्या जो हम अपने ग्रामीण इलाकों में देखते हैं, शहर में भी आज ही की बात है, मैं कैंपेनिंग कर रही थी और बीच में से एक सांड भागता भागता आया और सारे लोग इधर उधर हो गए, और ये एक बहुत पॉश सेक्टर की बात थी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ा गाय को जो पॉलिटिसाइज किया गया है उसके चलते बड़ी समस्याएं आ रही हैं, और मुझे लगता है कि ये सब बंद होना चाहिए और इसका एक सल्यूशन निकलना चाहिए जो कि एनिमल फ्रेंडली हो और ह्यूमन फ्रेंडली भी हो। आपने एनिमल फ्रेंडली ह्यूमन फ्रेंडली सोल्यूशन की बात की। आप जिस पार्टी से आती है, ये पार्टी दावा करती है कि ये गांधी के विचारों को मानती है, गांधी के विचारों पर चलने वाली है। जितना हमने गांधी को पढ़ा उससे हमें पता चलता है कि गांधी अपनी गाय से बड़ा प्रेम करते थे, गांधी बड़ा भाव विभोर भी रहते थे, और वो बड़े पक्षधर से थे इन बातों के कि गाय को इंसानों के साथ ही पाला जाना चाहिए। जैसे एक मॉरल साइंस की क्लास दी जाती है, वैसे गाय को भी वैसे ही मतलब ट्रीट करना चाहिए। एक तरफ ये विचार है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि गाय की राजनीति स्कूल कॉलेज तक पहुंच गई। मतलब मुझे विरोधाभास लगता है। क्या मतलब इस पर आपका क्या स्टैंड है कि गाय स्कूल कॉलेज तक पहुंच गई, या फिर गाय को वैसे जैसे गांधी का जो विचार था आप उस पर? देखिए, गांधी जी का जो समय था तब हमारा जो देश है वो बहुत बड़े स्तर पे एक रूरल देश था। अर्बनाइजेशन से हम बहुत दूर थे उस समय। मैं मानती हूँ लगभग 90% लोग जो थे वो गांव में रहते थे। आज उसका उल्टा हो चुका है। आज ज़्यादातर लोग गांव छोड़ के शहरों में रह रहे हैं। ऐसे में परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं, और बदलती परिस्थितियों के साथ हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। मेरा बस इतना ही कहना है कि गाय पर या किसी भी जानवर पर पॉलिटिक्स होने की जगह आज के समय में, स्पेशली इस अर्बनाइजेशन के युग में, हमें ऐसे सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे जहाँ पे ह्यूमंस को भी प्रॉब्लम ना हो और एनिमल्स को भी प्रॉब्लम ना हो। मेरा शहर जो है नोएडा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कुत्तों की, कुत्ते काटने की। और यहाँ पे ऐसा लगता है पूरा शहर 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ डॉग लवर्स हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो स्ट्रीट डॉग से परेशान हैं। आज भी कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हमारे तो देखिए लोग इतना कुत्तों को फीड करते हैं, उसकी वजह से कुत्ते काट रहे हैं। बेसिकली मुझे लगता है कि सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर हमें इन चीज़ों के सल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। और अगर हम सिर्फ पॉलिटिक्स करेंगे तो सल्यूशन नहीं निकल सकता। हम जब भी देखते हैं कभी सल्यूशन की बात नहीं होती है, सिर्फ ये बात होती है गाय माता है, हम इनको पूज रहे हैं, ये दूसरे लोग इनको नहीं पूज रहे हैं। पूजने से अच्छा है कि आप उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दें, उनके रिहैबिलिटेशन पे ध्यान दें। आज भी कहने को गाय माता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कचड़ा गाय माता को खाने पे मजबूर किया जाता है। तो ये गौ सेवा नहीं है। सिर्फ गाय माता की जय कह देना या माता कह देना से सेवा नहीं होती है। मुझे लगता है कुछ प्लानिंग इस तरह की स्पेशली अर्बन एरियाज़ में हम लोगों को बनानी पड़ेगी, जहाँ पे हम बेटर उनको भी एक जीवन दे सकें और इंसानों को भी समस्या ना आए। एक सवाल है, जब आपने सपा छोड़ा तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। कुछ अखबारों ने सूत्रों के माध्यम से छापा की, कुछ जातिगत टिप्पणियां की गई थी। किसी ने लिखा कि आपको प्रवक्ताओं की लिस्ट से हटा दिया गया था, इसीलिए आपने इस्तीफा दिया, या कुछ। कितनी सच्चाई है और क्या हुआ था आखिर? देखिए, जो भी प्रकरण रहा, मुझे लगता है सबसे बड़ा उसका सबूत सोशल मीडिया है। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव रही हूँ और सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा अपनी अपडेट करती रहती हूँ। 2017 में जब समाजवादी पार्टी चुनाव हारी, तो एक जातिवादी तबका जो समाजवादी पार्टी के अंदर था वो पार्टी पे बड़ा हावी हो गया। उनका ये कहना था कि समाजवादी पार्टी इसलिए हारी है क्योंकि जो अपर कास्ट लोग हैं समाजवादी पार्टी में उनको अहमियत दी जाती है। और पूरी उन्होंने एक हिट लिस्ट तैयार करी जिसमें कई मंत्री, कई एमएलए और तमाम लोग थे, और जिसमें मैं भी थी।
और लगातार हम लोगों पे अटैक, सिर्फ मैं नहीं थी और भी थे, कई सारे ब्राह्मण नेता उसमें जो अखिलेश जी के करीबी थे, उन लोगों का नाम भी था और खासकर ब्राह्मणों को टारगेट किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई महिला होती है तो महिला पे जब टारगेट होता है तो वो कितना ज़्यादा खराब तरह से किया जाता है। आप पुरुष के लिए तो आप कह सकते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, ये जो भी कुछ, महिलाओं के लिए मैं मेरी फ़ोटो निकाल के मान लीजिए मैं किसी होटल में गई हूँ कि ये बता कि ये देखो ये 5 स्टार होटल में कैसे घूम रही हैं अखिलेश जी ने इन लोगों को। अरे 5 स्टार, मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं, मैं मतलब 5 स्टार होटल में चले गई तो इसमें उस चीज़ पे भी टारगेट करेंगे। फिर हर चीज़ को लेकर कि आपके रंग रूप को लेकर कि ये ऐसी दिखती हैं इसलिए इन्हें प्रवक्ता बनाया, आपने किसी और जाति की महिला को प्रवक्ता क्यों नहीं बनाया, ब्राह्मण ही महिला क्यों प्रवक्ता बनाई, और तमाम इस तरह की जो टिप्पणियाँ हैं वो होती थी। पहली बार मैंने इस्तीफ़ा दिया 2017 में और सार्वजनिक तौर पे दिया। मैंने लिखा कि मैं बहुत निराश हूँ कि इस तरह की जातिवादी और महिला विरोधी टिप्पणियाँ हो रही हैं। जिसके बाद वो आज भी शायद फेसबुक पे होगा। जिसके बाद अखिलेश जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन लोग हैं, मैंने उनको बाकायदा नाम लिख के दिए कि ये सब लोग हैं और जो लगातार मुझे टारगेट कर रहे हैं। उसमें कई लोग ऐसे थे जो अखिलेश जी के करीबी भी थे और मेरी छवि इस तरह की बनाने का प्रयास किया गया कि ये तो बहुत ब्राह्मणवादी है, ब्राह्मणों का साथ देती है और जो दूसरे कास्ट के लोग हैं उनके पक्ष में नहीं है। जबकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ अगर किसी ने लड़ी हैं ग्राउंड पे जाके हर कम्युनिटी के लिए तो उन लोगों में से मैं आती होंगी। मेरे ऊपर बजरंग दल ने अटैक तक करा है, जानलेवा हमला तक मेरे ऊपर हुआ है। तो इस तरह की छवि बनाने का प्रयास किया गया। लोगों को पैसे दिए गए कि आप इन पे झूठे मुकदमे लगाओ SC/ST एक्ट में, और तमाम तरह की मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। तो जब मैंने 1 साल तक इंतज़ार किया, मैं लगातार बोलती गई कि आपने कहा था आप एक्शन लेंगे। जब 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, फाइनली जिस दिन मैंने अपना लिखित में इस्तीफ़ा भेजा कि मैं पार्टी से ऑफिशियली मैं अब अपनी दूरी बना रही हूँ और मैं किसी भी पद पे नहीं रहूँगी, तो उसी दिन मेरे इस्तीफ़ा भेजने के बाद सपा के द्वारा एक लिस्ट निकाली गई जिसमें मेरा नाम हटा दिया था। तो इससे पहले कि मैं सार्वजनिक करती तो उन्होंने इस तरह से किया और मैं फिर समझ गई थी कि शायद जो जातिवाद की राजनीति है वो इतनी हावी हो गई है कि उन जो असामाजिक तत्व हैं उनको खुश करने के लिए, जिनका टारगेट सिर्फ पंखुड़ी पाठक, एक महिला और एक ब्राह्मण होने की वजह से है, उनको अपीस करने के लिए मेरे साथ इस तरह का एक मुझे साइडलाइन किया जा रहा है। और फिर मुझे लगा कि ऐसे तो कोई मतलब ही नहीं बनता और मैंने उसके बाद काफ़ी महीनों तक कोई भी राजनीतिक दल नहीं ज्वाइन किया। मैं जो काम करती थी मैं करती रही। मैं फेक इनकाउंटर्स के खिलाफ, कस्टोडियल डेथ्स के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। जो मेरे ऊपर अटैक हुआ था इसी बीच हुआ था अलीगढ़ में, जो बजरंग दल द्वारा किया गया था। और काफ़ी महीनों बाद जब मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि राजनीति की तरफ वापस एक बार सोचा जाए, और जब मुझे प्रियंका जी से मेरी पहचान हुई और मुझे कांग्रेस में मौका मिला, तो मुझे लगता है 8-10 महीने के बाद जाकर मैंने कांग्रेस पार्टी फिर ज्वाइन करी। आप बहुत लंबे वक्त तक सपा में थी, सपा के आप नेशनल प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रही, अब आप कांग्रेस में हैं। दोनों पार्टी में विचारधारा के स्तर पर आप क्या डिफरेंस देखती हैं? काफ़ी बड़ा डिफरेंस है वैसे तो दोनों पार्टीज। हाँ जी, क्योंकि दोनों ही समाजवाद जी मैं वही बता रही हूँ, दोनों ही सेक्युलर पार्टीज़ हैं, दोनों की ही जो विचारधारा है वो समाजवादी है। लेकिन फ़र्क मुझे लगता है हर पार्टी का एक अपना कैरेक्टर होता है, और समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है या जिस तरह के लोग रहे हैं, मुझे लगता है उसके चलते जो एक कैरेक्टर है, बहुत हद तक वो कैरेक्टर जातिवाद से प्रेरित है और पुरुषवादी मानसिकता से प्रेरित है। उसके चलते मुझे, जैसे मैंने खुद ये बात महसूस करी, मैं तो जो समाजवादी पार्टी की जो अभी की जो पीढ़ी है, अखिलेश जी, डिम्पल जी, उन लोगों से जुड़ी थी। लेकिन मैंने देखा कि जो वहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, क्रिमिनल एलिमेंट्स थे या कास्टिस्ट एलिमेंट्स थे या जो महिला विरोधी एलिमेंट्स थे, वो आज भी पार्टी पर हावी पड़ते हैं। और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का एक कल्चर, मुझे लगता है एक फीमेल लीडरशिप का, क्योंकि यहाँ पे इतिहास रहा है, इंदिरा जी रही, सोनिया जी रही, प्रियंका जी हैं, तमाम आप अगर प्रदेशों में देखेंगे महिला मुख्यमंत्री, महिला PCC हेड्स रही हैं, उसके चलते महिलाओं के लिए
कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की इज्जत है, जिस तरह की बराबरी है, वो समाजवादी पार्टी में मुझे कभी महसूस नहीं हुई। वहाँ मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं एक अपवाद हूँ वहाँ पे, और जिस तरह की चीज़ें मुझे वहाँ पे सामना करना पड़ता था, मैं ये सोचती थी कि अगर मैं एक प्रवक्ता होके, पार्टी का चेहरा होके, मुझे इस तरह के हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है कि मेरी पार्टी के लोग तरह तरह की टिप्पणियां मुझ पे कर रहे हैं, तो फिर तो मैं महिला सम्मान की लड़ाई लड़ ही नहीं सकती। और समाजवादी पार्टी में तो मैं अपनी क्या बात करूं, जब अखिलेश जी की वाइफ डिम्पल जी ही इलाहाबाद की एक रैली में गई थी और वहाँ कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी कर दी थी, और भरे स्टेज से उनको कहना पड़ा था कि मैं भैया से शिकायत करूंगी, और उसके बाद उन्होंने रैलियां करनी बंद कर दी। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता आज भी वहाँ कार्यकर्ताओं में है, और उसको बदलने के लिए या एक वहाँ पे उस चीज़ पे रोक लगाने के लिए जो एक यंग लीडरशिप के पास जो मौका था, वो काम नहीं किया गया। तो ये फ़र्क समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में है। आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा कि ये महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है क्योंकि यहाँ पर लीडर्स भी हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर भी ना एक अजीब सा अभी मतलब डबल स्टैंडर्ड वर्ड मैं इस्तेमाल करूँगी, ये दिखता है। यूपी में 40% सीट महिलाओं के लिए देने की बात हो रही है। ये फॉर्मूला पंजाब में क्यों नहीं अप्लाई होता? देखिए, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, और ये प्रियंका जी के लिए एक बड़ा ही पर्सनल इशू है। मैं प्रियंका जी को जितना जानती हूँ, वो और जितने भी लोग उनको जानते हैं, वो लोग सब जानते हैं कि वो फेमिनिस्ट हैं पूरी तरह से। कई बार इनफैक्ट हमारे पार्टी के पुरुष इस बात पे नाराज़ भी होते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक महिला और एक पुरुष की बात होगी तो हमेशा वो महिला की बात पे विश्वास करेंगी। ये उनका इतिहास रहा है, जितने लोग उनको रायबरेली, अमेठी के समय से भी जानते हैं। तो उनके लिए ये एक बड़ा पर्सनल डिसीजन था, एक पर्सनल एक इनिशिएटिव था। और मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोला कि महिलाओं को भागीदारी दे दो और पूरी कांग्रेस पार्टी मान गई। बहुत विरोध हुआ, काफ़ी समय लगा, और उन्होंने कहा था कि 50% मैं चाहती हूँ, और पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं, अगर आप इसे करना चाहती है तो 1/3 करिए, 33% करिए, जैसा विमेन रिजर्वेशन बिल में। तो कई दिनों तक ये डिस्कशन चला और फाइनली जाकर वो 40% पे मानी, और आज भी वो कहती है कि मेरी इच्छा है कि मैं 50% दूँ। तो ये उनका एक पर्सनल डिसीजन था, एक पर्सनल लड़ाई थी जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर लड़ी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आज भी बड़ा मुश्किल है ये मनाना कि महिलाओं को बराबर भागीदारी दी जाए, चाहे कोई भी दल हो। मैं सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी या किसी दल की बात नहीं कर रही, लेकिन प्रियंका जी ने अपने रिस्क पे एक पॉलिटिकल रिस्क लेते हुए ये डिसीजन लिया। 40% पे उन्होंने पार्टी को मजबूर किया मानने के लिए, और हम लोगों को 40% भागीदारी उत्तर प्रदेश में दिलवाई। और वो खुद ये बात कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश से सीख के हमारे कांग्रेस पार्टी के बाकी यूनिट्स जो हैं ये अपने अपने प्रदेशों में भी करें। ये तो बात हुई कांग्रेस की और बाकी सबकी। बात अब आपके क्षेत्र ही करते हैं। अभी यहाँ से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह यहाँ से अभी जीते हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि जो नोएडा की सीट है, इस पर अब तक 3 बार उपचुनाव मिला लिया जाए तो तीनों बार बीजेपी जीती है। आपको ऐसा नहीं लगता थोड़ी टफ सीट चुन ली, पहली बार में ही बड़ी टफ फाइट ले ली? देखिए, जब बाहर से देखती थी तब ये लगता था कि टफ सीट है। जब मुझे पहली बार पार्टी से ये संकेत मिला था कि आप यहाँ चुनाव लड़िए, तब मुझे भी लगा था कि बहुत बड़ा चैलेंज ये रहेगा। लेकिन जितना मैं लोगों के बीच में गई, उतना मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ भी टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग एक विकल्प का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे जो मौजूदा विधायक हैं बहुत बड़े व्यक्ति के पुत्र हैं, लेकिन इसको छोड़ के क्षेत्र में उनकी और कोई छवि नहीं है, क्योंकि क्षेत्र ने 5 साल उन्हें देखा ही नहीं। वो लखनऊ से आए, नोएडा में चुनाव लड़े और दिल्ली जाकर अपने घर में बैठ गए। 5 साल जब इस क्षेत्र पे समस्या आई, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। जब यहाँ के लोग आंदोलन करते रहे, जब यहाँ के लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे, तो वो कहीं भी नहीं थे। और 5 साल ये क्षेत्र अपना विधायक ढूंढता रहा। तो मैं जहाँ पर भी गई, मुझे लोगों से इतना प्यार मिला, क्योंकि हम लोग, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हैं अनिल जी, हम लोग अलग अलग आंदोलन का हिस्सा रहे। चाहे यहाँ के किसानों का जो आंदोलन है, जो यहाँ के मूल निवासी लोग अपने मुआवजे के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसका हिस्सा रहे। यहाँ एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है, आप कुछ लोग अभी भी विश्वास नहीं करते, जहाँ पे बिजली नहीं है। कम से कम नोएडा में आज भी 1-1.5 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। उनके आंदोलन का हम लोग हिस्सा रहे। यहाँ के जो फ्लैट बायर्स बार बार रजिस्ट्री की जो अपनी डिमांड उठाते हैं, उसको हम लोग उठाते रहे।
इन लोगों ने अपने विधायक को नहीं देखा। और बहुत बड़ा क्षेत्र नोएडा में ऐसा है, मैं आज भी जाती हूँ, लोग कहते हैं हमने आज तक अपने विधायक की शक्ल नहीं देखी है, हमने तो विधायक को सिर्फ पोस्टर में देखा है। तो जहाँ पर भी मैं गई, लोगों ने बड़ी शिकायतें भी करी और लोगों ने बहुत प्यार भी दिया। तो इसके चलते मुझे अभी तक, अब ये चुनाव भी लगभग ख़त्म होने वाला है, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई मुश्किल लड़ाई लड़ रही हूँ। आपकी सीट के बारे में एक और सवाल है मेरा कि जब भी हम किसी सीट के बारे में बात करते हैं ना, तो ये बात होती है कि फला फला समीकरण है वहाँ पर। भले ही आप जाति को ना माने, लेकिन जातीय समीकरण देखे जाते हैं कि फला इतने ठाकुर है, इतने मुसलमान है, इतने ये है। आपका क्या आकलन है यहाँ के समीकरण के बारे में? किस किस पृष्ठभूमि के लोग हैं, इनकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं जाति को नहीं मानती, जाति तो हमारे देश की सच्चाई है। मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखती और जातीय समीकरण हर जगह का होता है, नोएडा का भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि नोएडा में क्योंकि बहुत सारे बड़ी संख्या में हम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो अपने गांव से, अपने प्रदेश से दूर यहाँ अपना जीवन बसाने यहाँ पर आए हैं, और इसीलिए कंपैरेटिवली हम लोग जातिवाद के बंधनों से थोड़ा मुक्त हैं। और यहाँ के लोग अपने या तो विचारधारा पे वोट देते आए हैं या फिर जो बेस्ट कैंडिडेट लगता है उस पे वोट देते आए हैं। तो समीकरण तो है यहाँ पे, अगर समीकरण देखा जाए तो मेरे फेवर में बड़ा अच्छा जातीय समीकरण है। लेकिन मैं ये मानती हूँ, मैंने कभी भी जाकर कभी भी किसी से जाति का ना तो नाम लिया है, ना कभी जाति पे वोट मांगा है। मैं हर किसी से सिर्फ यही कहती हूँ कि आप यहाँ अपना एमएलए चुनने का ये आपका इलेक्शन है, और आप अपने एमएलए के क्रेडेंशियल्स पे, उसकी अवेलेबिलिटी पे, वो आपके बीच में कितना है, आपको कितना समय दे रहा है, आपके लिए उपलब्ध है या नहीं है, इस बात पे वोट दीजिए। और जाति और धर्म पे अगर हम वोट देते रहेंगे तो हमारे जो मूल मुद्दे हैं उनका समाधान नहीं होगा। नोएडा में एक बहुत बड़ा तबका ऐसी महिलाओं का है जो छोटे छोटे शहर से आती है यहाँ पर रोज़गार की तलाश में। हम अलग अलग वर्ग की महिलाओं से मिले, कोई बहुत अनस्किल्ड लेबर से हैं, कोई जॉब करने के लिए आती है, कम सैलरी, किराया ज़्यादा, ये सारी समस्याएं हैं। क्या योजना है कांग्रेस की ऐसी महिलाओं के लिए, इनकी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है ये। नोएडा में मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी व्यक्ति के लिए जो बाहर से कहीं से आकर यहाँ पे अपना जीवन बसाना चाहता है, क्योंकि बहुत महंगा शहर है। बिजली से लेकर, पानी से लेकर, मेडिकल फैसिलिटीज़ तक हर चीज़ यहाँ महंगी है। मेरा पहला प्रयास ये रहेगा कि लोगों का जीवन थोड़ा आसान हम कैसे बनाएं। नोएडा में अगर आप देखेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ दिल्ली से 3 गुना ज़्यादा महंगी हैं। यहाँ कोई महिलाओं के लिए अस्पताल नहीं है, यहाँ कोई अच्छा सरकारी अस्पताल नहीं है। मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात रखी है कि मेरा ये प्रयास है कि यहाँ पर एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बने और एक महिलाओं के लिए, क्योंकि बड़ी जनसंख्या का शहर है, महिलाओं के लिए एक सरकारी अस्पताल मिले। साथ ही साथ पीएचसीज जो हमारे हैं वहाँ पर डॉक्टर्स समय पे बैठें। तो मुझे लगता है एक एक्सपेंस, वो जो लोगों का बहुत बड़ा एक्सपेंस है, वो कम होगा। साथ ही साथ बिजली सस्ती करना भी मेरे मैनिफेस्टो का एक पार्ट है। महिलाओं के लिए अगर आप देखेंगे, प्रियंका जी ने एक पूरा घोषणा पत्र निकाला है जो शक्ति विधान है, उसमें बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पे डिस्कशन है कि हम स्वास्थ्य कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम रोज़गार कैसे बेहतर कर सकते हैं। एक हम लोगों ने उसमें अपनी स्कीम का विज़न रखा है कि जो भी महिलाएं अपना कोई स्वरोज़गार करना चाहेंगी तो उनको बिल्कुल ही नेग्लिजिबल इंटरेस्ट पे सरकार द्वारा लोन दिया जाए, ताकि वो अपना जो भी कारोबार है उसको शुरू कर सकें। और मुझे बहुत महिलाएं मिलती हैं जो पढ़ी लिखी भी हैं, छोटे शहरों से आई हैं, उनकी बहुत महत्वाकांक्षाएं भी हैं, लेकिन बेरोज़गारी के चलते या घर गृहस्थी की जो लिमिटेशंस होती है उसके चलते वो काम नहीं कर पा रही हैं बाहर जाके। और वो ये सोचती हैं कि अगर चाहे उन्हें सिलाई आती है, चाहे कोई और स्किल है, अगर उन्हें थोड़ी सहायता मिले तो वो अपना घर बैठ के अपना एक स्वरोज़गार शुरू करना चाहती हैं। तो उस दिशा में कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो में बहुत सारे प्लान्स दिए हैं, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि महिलाओं का जीवन आसान करने के लिए जो भी मुझसे होगा वो मैं करने का काम करूँगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ना बड़ी स्पष्टता से मैं इसका जवाब चाहूँगी आपसे। जैसे बीजेपी दावा कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, सपा दावा कर रही है कि हमारा गठबंधन सरकार बना रहा है, सरकार में आएगा। कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा नेता दावा नहीं कर रहा कि हम सरकार बना रहे हैं या हम इतनी सीट लाएंगे। पार्टी का नहीं, आपका पर्सनल क्या आकलन है कि कितनी सीट्स आ जाएगी, क्या रहेगा?
देखिए, अगर आप कांग्रेस का इतिहास भी देखेंगे ना, किसी भी स्टेट का, ये कांग्रेस के कैरेक्टर में ही नहीं है इस तरह के बड़े बड़े हवाई दावे करने का, या हम इतना, जैसे अभी अखिलेश जी कह रहे थे कि 400 सीट हम लोगों की आ रही है। आपने कभी कांग्रेस के किसी नेता को, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हवाई बातें करते हुए देखा होगा। हम लोग, हो सकता है एक दो जगह कोई ऐसे नेता हों, लेकिन ज़्यादातर हम लोग अभी जैसे कई प्रदेशों में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में भी हैं, जहाँ सरकार में है, या फिर बहुत जहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बहुत इस तरह की बातें आमतौर पे कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं करते हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, कांग्रेस के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद हम लोग सारी सीटें लड़ रहे हैं। हर बार गठबंधन के चलते हम लोग बहुत कम सीटों पे चुनाव लड़ पाते थे, जिसकी वजह से हमारी लोकल लीडरशिप खत्म हो गई थी। तो कांग्रेस के लिए ये रिवाइवल का भी चुनाव है, और बहुत अच्छे कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी ने कई सीटों पे चुने हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितना ये जो तमाम मीडिया के जो पोल्स हैं उनका प्रिडिक्शन है, उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की रहेगी, और जो भी सरकार बनेगी कांग्रेस के समर्थन के बिना नहीं बन पाएगी। चलिए, इतना तो आपने क्लियर बोला कि जो भी सरकार बनेगी, अब मतलब ये मुझे अच्छा लगा कि जो भी सरकार बनेगी वो इनके समर्थन में, आपने ये बात रखी। एक आखिरी पर्सनल सवाल करूंगी बस मैं। आप एक महिला कैंडिडेट हैं, हम देखते हैं कांग्रेस ने कई महिला कैंडिडेट्स को जब टिकट दी तो उनके पुराने वीडियो निकालकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। एक जैसे अर्चना गौतम जी है हस्तिनापुर से, उनके टिकटॉक वीडियोस के आधार पर ये एक महिला को वो क्या कर रही है, क्या पहन रही है, क्या खा रही है, इन सब के आधार पर जज करना, उसके कैरेक्टर पर क्वेश्चन करना, इसे आप किस तरह देखती है? और क्या ये नुकसान, मतलब क्या ये वोटों के उसमें नुकसान देता है? क्योंकि एक तबका ऐसा है जो कहता है कि नहीं, हम अभी भी उस कंटेम्प्रेरी विचार, मतलब जो हमारे बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो उसी विचार वाले हैं, तो उससे तो इफेक्ट पड़ता ही है। आपको क्या लगता है कि इफेक्ट पड़ता है? देखिए, मुझे लगता है महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है कि महिलाएं राजनीति में क्यों नहीं आना चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पूरे जीवन को पब्लिक के सामने खोल के रख दिया जाएगा। एक पुरुष क्या पहनता है, क्या खाता है, अपने कॉलेज के दिनों में क्या करता था, या उसका क्या इतिहास है। देखिए, तमाम फिल्म एक्टर्स हैं जो आज के डेट में पॉलिटिक्स में हैं, कई भोजपुरी फिल्म के या बॉलीवुड के, और उनके आप अगर देखेंगे किस तरह के मूवीज़ या गाने उन्होंने करें, कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन एक महिला एक्ट्रेस या मॉडल अगर आ जाए तो उसका सारा पीछे का इतिहास, कि उसने कौन से कपड़े पहने थे, क्या बात कही थी, कौन सी टिकटॉक वीडियो बनाई थी, सब चीज़ लाइमलाइट में आ जाती है। तो ये एक इसके बिल्कुल, जबकि आदमियों से तो कभी नहीं कहा जाता। एक्टिंग वो महिला भी कर रही थी, पुरुष भी कर रहा था, लेकिन अगर एक पुरुष राजनीति में है तो उसको तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई किया जाता है कि अरे देखो, इन्होंने तो इतनी हीरोइनों के साथ पिक्चर करी है। महिला हो तो उस पर कि इसने तो ये कपड़े पहने थे। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर बनता है। लेकिन जो एक काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, मुझे लगता है कि बहुत बड़े स्तर पे सोच बदलने का काम होगा। जिस तरह की प्रोग्रेसिव महिलाओं को, अलग अलग फील्ड्स की महिलाओं को जो टिकट दिया है, ये सोच धीरे धीरे ही बदलेगी। जब हम जैसे लोग आएंगे फील्ड में और हम कहेंगे हमें नहीं फ़र्क पड़ता, आप करो जो आपको करना है, हम अपने मेहनत पे, अपने डेडिकेशन पे, अपनी समाज सेवा पे ये चुनाव जीतेंगे या लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये परिवर्तन आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। क्योंकि इतने लंबे समय से हमारे समाज में औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, चाहे वो बॉलीवुड के द्वारा हो, चाहे वो मीडिया के द्वारा हो, चाहे वो पॉपुलर कल्चर के द्वारा हो, कि हमें आदत पड़ गई है कि महिला को हम हमेशा एक अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं। हम महिला को सिर्फ उसकी कैपेबिलिटी पे नहीं देखना चाहते, हम उसके आगे पीछे का सब जानना चाहते हैं, उसको हर तरह से जज करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये बदलाव तभी आएगा जब महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आएंगी, और राजनीति में ही नहीं, हर फील्ड में, जितने भी पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए जितने भी प्रोफेशंस हैं, जितने भी आपके नॉन कन्वेंशनल जो काम है, जब महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा करेंगी तो अपने आप सोच बदलेगी। क्योंकि कितने दिन तक लोग करेंगे। मैं देखती थी शुरू में जब मैं राजनीति में आई थी, लोग बड़े सवाल उठाते थे, और लोग कहते थे कि अरे आप कैसे काम में आ गए, अच्छे परिवार से हो, पढ़े लिखे हो, ये क्या काम है। लेकिन आज लोग बड़े ही सम्मान से बात करते हैं, आज लोग अप्रिशिएट करते हैं। मैं जाती हूँ, मुझे रोक रोक के खासकर महिलाएं ये बात कहती है कि बेटा हम तुम्हें देखना चाहते थे, टीवी पे देखा था, बड़ी इच्छा थी, बहुत अच्छा काम कर रही हो।
तो ऐसा भी नहीं है कि बुजुर्गों की सोच खराब है, ये जो हमारी सोशल मीडिया वाली जनरेशन है ना, इसके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है। बुजुर्ग तो तभी भी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और लड़कियां आगे बढ़े, लेकिन एक तबका हमेशा मुझे लगता है समाज में ऐसा रहता है जिसका प्रयास रहता है कि कोई भी महिला है उसको पुल डाउन करें। तो वो जो रिग्रेसिव जो लोग हैं उनकी संख्या तभी कम होगी जब प्रोग्रेसिव सोच के लोग आगे आएंगे। तो ये थी हमारी बातचीत पंखुड़ी जी के साथ। मैंने सभी सवाल जो मेरे मन में आ रहे थे वो पूछने की कोशिश की। आई होप आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। मेरा नाम सोनल है, कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज हैं। नोएडा से हम ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए थे।